वर्मा सरनेम वाले किस राजा के वंशज हैं, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। प्रशांत सिंह नाम है मेरा, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैप की, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये आपको दिख रहा होगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और खास तौर से बाजौर वाला जो क्षेत्र है, जो कुछ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में आता था। आज की बात कर रहा हूं, उस समय ना अफगानिस्तान था, ना पाकिस्तान था, और ना ही इंडिया था। उस समय जम्मू द्वीप नाम था भारत का। तो जम्मू द्वीप या भारत वर्ष आप कह सकते हो। तो ये बाजौर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कई लेख प्राप्त हुए हैं, और वो लेख इतने महत्वपूर्ण हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन लेखों से भारत के इतिहास की बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। तो आपको यहाँ से समझना है कि मैं किस क्षेत्र की बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको उसे ध्यान में रखना है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे यहाँ से। अपराका कौन थे? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अपराका, जिन्हें कुछ अभिलेखों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे अवच राज, प्राच राज, अवाका राज, अप्राचा राज, इस तरह के कई नाम देखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने जिस नाम का प्रयोग किया है वो है अपराका। ये आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन गांधार क्षेत्र में शासन करने वाले ये स्थानीय लोग थे, अर्थात ये लोग गांधार वाले क्षेत्र के ही रहने वाले थे। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इन शासकों का मुख्य केंद्र वर्तमान बाजौर क्षेत्र माना जाता है, और ये बाजौर क्षेत्र आज की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। ये राजा के ऊपर निर्भर करता था कि अगर राजा शक्तिशाली है तो क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो बहुत लंबी हो जाती थी। भारत के पंजाब तक उनकी सीमाएं दिखाई देती हैं। अगर आप इतिहास में इनकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये जानकारी मिलती है, लेकिन मैं खास तौर से बाजौर वाले क्षेत्र पर ही सीमित रहूंगा। तो आपको ध्यान में रखना है इस बात को। उनकी राजधानी को अपराचपुरा या अपराका, अवचपुरा के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम मिलते हैं अलग अलग भाषाओं में, जैसे ग्रीक में अलग, गांधारी प्राकृत में अलग, और ईरानी भाषा में अलग। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं। तो मैंने जिस नाम का प्रयोग किया है वो गांधारी प्राकृत है, क्योंकि वो वहाँ की स्थानीय भाषा थी, और लिपि के तौर पर वो खरोष्ठी को महत्व देते थे। आज के भारत में ब्राह्मी लिपि या जिसे धम्म लिपि भी कहा जाता है, उसको महत्व दिया जाता था, लेकिन खास तौर से गांधार वाले क्षेत्र में खरोष्ठी जो लिपि थी उसको महत्व दिया जाता था। सिक्कों और मिले हुए जो लेख हैं उनसे संकेत मिलता है कि इनका जो प्रभाव है वो केवल बाजौर तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में गांधार के अलग अलग हिस्सों में इनका शासन था। अपराका जो राजा थे, उनके समय में प्रशासन की जो जानकारी है वो अभिलेखों में मिलती है, जो गांधारी प्राकृत में अभी भी मौजूद हैं। और गांधारी प्राकृत को लिखने में मुख्य रूप से मैं अभी बता चुका हूँ, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता था। आगे चल के मैं आपको जो लेख हैं वो भी दिखाऊंगा, सिक्के दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से इस बात को समझने में आसानी हो कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी कहाँ से दे रहा हूँ। ये जानकारी किसी किताब के आधार पर नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये जानकारी किसी किताब के आधार पर दे रहा हूँ तो ये असत्य है। प्राचीन राजाओं के सिक्कों और उनके लेखों के आधार पर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। लेखों में जिन जिन राजाओं के नाम लिखे हैं, उनका समय, शासन, उन्होंने किसे दान दिया, कौन से धर्म को मानते थे, किसके अधीन थे, कौन उनका पुत्र था, सारी जो जानकारी है वो उनके लेखों में मौजूद है। उसी आधार पर दे रहा हूँ। अपराका राजाओं का शासन मुख्यतः प्राचीन गांधार वाले क्षेत्र में रहा है। तो आपको बाजौर अगर समझ में ना आए तो गांधार को आप याद रख सकते हैं कि ये लोग गांधार वाले क्षेत्र के रहने वाले थे। जैसे कई बार मैं बता चुका हूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो काबुल के आसपास वाले क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो इतिहास है वो 5वीं 6वीं सदी के आसपास तक ही मिलता है। उससे पहले वो कहां से आए इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।
लेकिन इनका जो इतिहास है अपराका राजाओं का, ये काफी पुराना है। प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास से मिलना प्रारंभ हो जाता है और ये जानकारी मैं प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी के मध्य की दे रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस राजवंश का समय लगभग मेनेंडर द्वितीय के काल से लेकर शुरुआती कुषाण काल तक माना जाता है। उपलब्ध सिक्कों और अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि इस वंश के शासकों का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष झुकाव था, क्योंकि जिन लेखों में इस वंश की जानकारी मिलती है वो खास तौर से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतिहासकारों ने ये बात यहाँ पर लिखी है। अपराका राजाओं के संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि स्वात क्षेत्र के ओडियाना के जो राजा थे उनसे इनके वैवाहिक संबंध थे। यहाँ पर जो ओडियाना आया है, जब हम 84 महासिद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो एक दो जो नाम है उनका प्रयोग होता है, उनमें ओडियाना का ही बताया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्वात क्षेत्र में था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा भी बताया जाता है कि दोनों के मध्य में बहुत अच्छे संबंध थे और स्वात क्षेत्र जो है आज भी आप अगर वहां का इतिहास देखोगे तो वहां पर कई बौद्ध मठ आज भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज जो स्वात क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है। इस राजवंश की शुरुआत के बारे में सिनकोट के अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सिनकोट कास्केट के बारे में शायद आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा आपको, वहां पर वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसे आप देख सकते हो। आगे लिखा है, इसके आधार पर माना जाता है कि विजया का मित्र नामक व्यक्ति ने इस वंश की नींव रखी थी। जो अपराका वंश है इसकी नींव रखने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है विजया का मित्र। वह यवन राजा मेनेंडर द्वितीय के अधीन एक सामंत के रूप में कार्य करता था, अर्थात मेनेंडर जो प्रथम था वो भी बौद्ध धर्मी था। इसके बाद मेनेंडर द्वितीय का शासन आया, तो मेनेंडर द्वितीय के अधीन जो विजया का था वो एक सामंत के रूप में शासन करता था, उसी ने इस वंश की नींव डाली थी। बाद में विजया का मित्र के वंशज विजय मित्र ने लगभग आधी शताब्दी बाद सिनकोट से जुड़े एक पुराने धार्मिक अवशेष की मरम्मत करवाई थी। उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर विजय मित्र ने लगभग 2 ईसा पूर्व से 32 ईस्वी तक शासन किया था, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद सत्ता उसके पुत्र इंद्रवासु के हाथों में आई। आगे चलकर इंद्रवासु के वंशज इंद्रवर्मा द्वितीय ने लगभग 50 ईस्वी के आसपास शासन संभाला। इस प्रकार शिलालेखों और सिक्कों से अपराका राजाओं की कई पीढ़ियों और उनके शासन क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर नाम आया है इंद्रवर्मा द्वितीय, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्यों याद रखना है? क्योंकि वर्मा सरनेम का प्रयोग इससे पहले पूरे भारत के इतिहास में किसी भी राजा ने नहीं किया। सबसे पहले वर्मा सरनेम का प्रयोग करने वाले अपराका वंश के ये राजा थे और ये मूल रूप से गांधार वाले क्षेत्र के थे, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंद्रवर्मा और चांदी का अवशेष पात्र, इसके बारे में। यह है अपराका राजा इंद्रवर्मा के द्वारा बनवाया गया चांदी का बौद्ध अवशेष पात्र है। यह चांदी का पात्र ईसा पूर्व पहली शताब्दी का माना जाता है। यह गांधार के बाजौर क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि इस चांदी के पात्र का निर्माण तक्षशिला में हुआ था। दोनों हिस्सों पर धारियां बनी हुई हैं और ढक्कन के ऊपर लंबे सींगों वाले आइवेक्स की आकृति बनी है। इस अवशेष पात्र पर अभिलेख भी अंकित है जिनकी लिपि खरोष्ठी और भाषा गांधारी प्राकृत है। ये सामने आपको फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो में एक पात्र भी दिख रहा है और ये पात्र चांदी का है। इसके ऊपरी हिस्से पर एक जानवर की आकृति दिख रही होगी। इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि ये उस क्षेत्र का अर्थात गांधार वाले क्षेत्र का कोई जानवर है। नाम नहीं लिखा है कि ये कौन सा जानवर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पात्र पर 6 अभिलेख भी लिखे हैं। उन्हीं लेखों के आधार पर मैं इस वीडियो में जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक और लेख है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको वो लेख दिखाऊंगा, आप लोग अगर चाहें तो उसे खुद पढ़ सकते हैं। तो
इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसका है, इंद्रवर्मा का है। ये है वो लेख जो इस पात्र पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक अक्षर को, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ लेख है और इसकी भाषा गांधारी प्राकृत है। इसमें पूरी वंशावली लिखी है और जो इसमें जानकारी लिखी है वही जानकारी मैं वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ। आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको छोटी से छोटी चीज भी अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो जानकारी ली है वो किसी किताब से नहीं ली है, इसी लेख से ली है। और मेरी टीम में एक्सपर्ट लोग हैं जिन्हें खरोष्ठी लिपि का अध्ययन करना आता है और इसका जो अनुवाद है वो किताबों में भी उपलब्ध है, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, तो आप वहां से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपराका वंश के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण प्रमाणों में यह है अवशेष शामिल है। जो आपको अवशेष दिखाई दे रहा है पात्र टाइप का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह पात्र तक्षशिला के निकट स्थित सिरकप से प्राप्त हुआ था। इस पात्र से पता चलता है कि अपराका राजाओं में कुछ शासक स्ट्रेटेगा जैसी यूनानी उपाधियां धारण करते थे, इसकी जानकारी मिलती है। इसका अर्थ लगभग सेनापति या बड़े सैन्य अधिकारी से जुड़ा हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए इंद्रवर्मा ने अपने शुरुआती समय में विजय मित्र के अधीन इसी प्रकार के सैन्य पद पर अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। अपराका वंश के जो राजा थे वो किसके अधीन काम कर रहे थे, अर्थात किसके अधीन ये अपना राज्य चला रहे थे? पार्थियन, शक और यवनों के अधीन, मुख्य रूप से शकों के अधीन चला रहे थे, क्योंकि एक शक राजा था जिसका नाम था अजेस और एक और राजा है जिसका नाम था खरहोस्त, जिसे खरा ओस्त भी कहा जाता है। उसके कई नाम मिलते हैं क्योंकि उसके नाम की चर्चा इस लेख में आई है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपराका वंश के राजा मुख्य रूप से शकों के अधीन अपना राज्य उस क्षेत्र में चला रहे थे, लेकिन सारे राजाओं ने नहीं चलाया है। शुरुआती जो इनका शासन था सामंत के रूप में, वो शकों के अधीन ही था। इंद्रवर्मा के संबंध इंडो सीथियन शासक खरओस्ता, यहाँ पर कई नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जो गांधारी प्राकृत में नाम है मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। खरओस्ता, खराओस्ता, कभी कभी खर इयोस्ता भी मिलता है, तो जो आपको सरल लगे आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं। खरओस्ता जो था उससे यहाँ पर संबंध बताए गए हैं जो शक राजा था। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो पात्र है इंद्रवर्मा को उसी ने दिया था, शक राजा ने। बाद में इंद्रवर्मा ने इससे बौद्ध अवशेष रखने वाले पात्र के रूप में धार्मिक उपयोग में समर्पित कर दिया था। इस पात्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पात्र शक लोग मध्य एशिया से लेके आए थे और लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास का इसे माना जाता है। फिर इसे गलाया गया तक्षशिला में, फिर दोबारा से इसे बनाया गया, तब इंद्रवर्मा को दिया गया और इंद्रवर्मा ने इसमें बुद्ध के जो अवशेष थे वो रख दिए थे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक अन्य अवशेष पात्र पर मिले अभिलेख में इंद्रवर्मा को गांधार का स्वामी बताया गया है। इंद्रवर्मा शक्तिशाली राजा था गांधार का, इसीलिए गांधार का स्वामी इसको कहा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय तक उनका राजनीतिक जो प्रभाव था वो बढ़ चुका था। जैसे कुषाणों ने अपनी शुरुआत की थी ग्रीकों के अधीन रहकर। बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में जब कुषाण आए थे तो सबसे पहले उन्होंने सामंत के रूप में ग्रीकों के अधीन काम करना शुरू किया था। लेकिन ये अपराका जो राजवंश था ये मूल रूप से गांधार क्षेत्र का ही रहने वाला था। जब बाहरी लोग आए जैसे यवन, शक, पहलव, तो संभवतः ये टक्कर नहीं दे पाए होंगे और इनके अधीन इन्होंने अपना शासन चलाना प्रारंभ कर दिया होगा। फिर बाद में कोई शक्तिशाली राजा हुआ जैसे इंद्रवर्मन, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसीलिए गांधार का स्वामी उसे लिखा गया है। वंशावली के अनुसार इंद्रवर्मा विश्ववर्मा के पुत्र थे। यहाँ पर एक नाम और मिलता है विश्ववर्मा का, विष्णु वर्मा, लेकिन मैंने उसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभिलेख में जो नाम आया है मैंने उसी नाम का प्रयोग किया है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने विश्ववर्मा को विष्णु वर्मा लिखा हुआ है, मैंने उस नाम का प्रयोग नहीं किया है। विश्ववर्मा को विजय मित्र से पहले का
अपराका वंशीय शासक माना जाता है। इस तरह इंद्र वर्मा से जुड़े अवशेष पात्र और अभिलेख अपराका राजाओं के राजनीतिक इतिहास, सैन्य पदों और बौद्ध धर्म से उनके संबंध को समझने में महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं। इंद्र वर्मा के बाद उनके पुत्र अश्ववर्मा अपराका वंश के प्रमुख शासकों में आए। सिक्कों से मिलने वाले प्रमाणों के आधार पर उनका शासनकाल लगभग 20 से 50 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। उनका समय इंडो-सीथियन शासक अजेस द्वितीय और इंडो पार्थियन राजा गोंडोफरेस के शासन काल से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। गोंडोफरेस के बारे में मैं आपको अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसका वास्तविक नाम था गुड्डू बहारा और इस नाम का प्रयोग आज भी हमारे देश में होता है। लेकिन गोंडोफरेस जो था ये पार्थियन राजा था, पहलव राजा था। अजेस द्वितीय, अजेस प्रथम ये शक राजा थे। उसी समय शकों का भी शासन था अलग क्षेत्र में, उसी समय पार्थियनों का भी शासन था अलग क्षेत्र में, उसी समय अपराका वंश के राजाओं का शासन था और उसी समय ग्रीकों का भी शासन था। और एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, ये सभी के सभी ग्रीको बुद्धिज्म नाम की जो परंपरा थी जिसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उसे मानते थे। ग्रीको बुद्धिज्म परंपरा में बौद्ध धर्म के देवी देवता थे और ग्रीक देवी देवता थे और कुछ स्थानीय देवी देवता भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका महत्व इतना नहीं था। सबसे ज्यादा जो महत्व है बौद्ध धर्म का और ग्रीक देवी देवताओं का है। अश्ववर्मा के बौद्ध धर्म से संबंधों का संकेत एक बौद्ध अवदान से भी मिलता है। इसमें बताया गया है कि अश्ववर्मा और एक सरदार जदामित्र ने वर्षा ऋतु में भिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था के लिए आवास बनाने पर चर्चा की थी। इससे उस समय बौद्ध संघ और स्थानीय शासकों के बीच संबंधों का पता चलता है। लगभग 50 ईस्वी के एक अवशेष अभिलेख में आर्य सर्वा अर्थात आर्य स्रवा, इसे हम हिंदी में कहेंगे, उसका नाम होगा आर्य स्रवा नामक एक महिला द्वारा दिए गए धार्मिक दान का उल्लेख मिलता है। इनके लेखों की बात कर रहा हूं मैं। इनके लेखों में जो नाम लिखे हैं आर्य सर्वा नाम लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में मैंने उसे समझा दिया है कि आर्य सर्वा लिखा जाएगा। तो उस लेख में इस महिला के द्वारा बौद्ध धर्म को दान किए जाने का वर्णन है। अभिलेख में बताया गया है कि यह दान गोंडोफरेस के भतीजे अब्दागासिस प्रथम और अश्ववर्मा के शासन काल में किया गया था। इसी काल से जुड़ा हुआ लगभग 30 ईस्वी के एक अभिलेख शतरूलिका नामक व्यक्ति का भी उल्लेख करता है। वह स्वयं को क्षत्रप कहता है। उसे विजय मित्र के परिवार से संबंधित बताया गया है। इस समय इंडो पार्थियन प्रभाव बढ़ रहा था, इसीलिए संभावना व्यक्त की गई है कि शतरूलिका ने गोंडोफरेस के साथ राजनीतिक संबंध रखते हुए क्षत्रप के रूप में कार्य किया है। शक हुए, पार्थियन हुए, इन्होंने अपने बहुत सारे क्षत्रप नियुक्त किए थे। यवनों ने भी किए थे, कुषाणों ने भी किए थे। मथुरा में कई क्षत्रपों की जानकारी मिलती है। आगे लिखा है बाद के दौर में अश्ववर्मा के भतीजे शासन, जिसका एक नाम और मिलता है सासेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं दो नामों, तीन नामों की चर्चा कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसका भी उल्लेख है और इसके सिक्के की चर्चा भी मैं आगे करूंगा। उनके सिक्कों से ये संकेत मिलता है कि शुरुआत का जो उनका शासन था वो इंडो पार्थियन राजा अर्थात पहलव राजा के अधीन शुरू किया था। बाद में उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सासेस के सिक्कों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रमाण ये भी है कि कुछ सिक्कों पर बाद के कुषाण शासक बिम्तक्तु द्वारा अति मुद्रण किया गया था। इसके अलावा एक सिक्का भंडार में सासेस के सिक्के कुजुल कडफिसेस के सिक्कों के साथ मिले हैं। इससे पता चलता है कि सासेस का शासनकाल शुरुआती कुषाणों के उदय के समय से जुड़ा है। अपराका वंश का जब धीरे धीरे पतन हो रहा था, कमजोर हो रहा था और शक भी कमजोर हो रहे थे, पार्थियन भी कमजोर हो रहे थे, उस समय कुषाणों का उदय हो रहा था और ये घटना प्रथम सदी के आसपास की है। शासन, जिसका नाम सासेस भी है, ने पश्चिमी क्षत्रप शासक नहपान के कुछ सिक्कों पर भी अति मुद्रण किया था। नहपान का शासन सामान्यतः पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस प्रकार अपराका राजाओं के अंतिम चरण में सिक्के हमें इंडो पार्थियन,
शक और शुरुआती कुषाण शक्तियों के बीच बदलते राजनीतिक संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये जानकारी देते हैं कि चाहे पहलव हो, शक हो या कुषाण हो, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई है। अब इनके धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आपको ये पात्र दिख रहा है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और इस पर एक लेख है बहुत बड़ा। उस वीडियो में मैंने उस लेख की चर्चा की है। उस लेख को मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में समझाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अपराका राजाओं के धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इन्हीं लेखों से मिलती है। और इस पात्र में बुद्ध के अवशेष थे। बुद्ध के जो अवशेष हैं वो पूरे भारत में आपको मिलेंगे। आज के भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में और आज के भारत में तो मिलते ही हैं। और उनके अवशेषों को महत्व सिर्फ भारतीय राजाओं ने नहीं दिया है, यवन हो, शक हो, पहलव हो या स्थानीय शासक हो, क्योंकि इस लेख में और इससे पहले वाले लेख में जो जानकारी मिलती है उसी आधार पर मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। उपलब्ध लेखों और अवशेष पात्रों से संकेत मिलता है कि अपराका राजाओं का संबंध बौद्ध धर्म से था। उनके समय के कई धार्मिक दानों में बुद्ध के अवशेषों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि अपराका राजाओं के इतिहास को समझने में बौद्ध अवशेष, पात्र और शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। उनके सिक्कों पर भी इस धार्मिक प्रभाव के संकेत दिखाई देते हैं। आपको सिक्के भी दिखाऊंगा मैं। उनके लेखों में ये जानकारी मिलती है, उनके सिक्कों पर ये जानकारी मिलती है और ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। यहाँ पर मुझे एक बात और ध्यान में आ गई है। बर्मा का नाम आपने सुना होगा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं। म्यांमार का पहले नाम बर्मा ही था। तो वर्मा शब्द का अगर आप इतिहास देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है और प्रथम सदी ईसा पूर्व से इन राजाओं का शासन शुरू होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रथम सदी ईसा पूर्व से पहले किसी भी राजा की सरनेम में बर्मा शब्द आपको नहीं मिलेगा। आप चाहें तो पूरा इतिहास खोज सकते हैं। पहली बार बर्मा सरनेम का प्रयोग अपराका वंश के राजाओं ने ही किया है। इसके बाद मौखरियों की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा और मौखरी भी मूल रूप से बौद्ध धर्मी ही थे। जब हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में जानकारी पढ़ते हैं तो वहां पर इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है और इसकी जानकारी प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण में मिलती है। आगे बात करते हैं। कुछ सिक्कों पर बौद्ध त्रिरत्न के प्रतीक मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर इन सिक्कों की कला पूरी तरह अलग नहीं थी। उन पर ऐसे हेलेनिस्टिक शैली के चित्र और प्रतीक भी दिखाई देते हैं जिनकी परंपरा पहले से इंडो ग्रीक सिक्कों से जुड़ी हुई थी। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि उस वाले क्षेत्र में, खास तौर से गांधार वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो ग्रीको बुद्धिज्म का था। ग्रीको बुद्धिज्म जो परंपरा है, अगर आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं। उनमें से आप कोई भी वीडियो देख लो, उसमें अच्छे से मैंने समझाया है। उसी परंपरा को ये सारे राजा मानते थे। शक, पार्थियन, कुषाण और ग्रीक। कुषाण कभी कभी ईरानी देवी देवताओं को महत्व देते थे। उनके सिक्कों पर यह दिखाई देता है जो पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र के देवता थे वो उनके सिक्कों पर दिखते हैं। आगे लिखा है विजयमित्र इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनके नाम से जुड़ा सिनकोट पात्र बुद्ध के अवशेषों से संबंधित है। इसके अभिलेख से पता चलता है कि विजयमित्र ने स्वयं इस धार्मिक अवशेष को समर्पित कराया था। उनके कुछ सिक्कों पर त्रिरत्न का बौद्ध प्रतीक भी अंकित है। सिक्के मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार इंद्रवर्मन ने राजकुमार रहते हुए लगभग 5 से 6 ईस्वी के आसपास एक बौद्ध अवशेष पात्र समर्पित किया था। इसे बाजौर अवशेष पात्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रमाण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि अपराका वंश के राजाओं के अलावा उनका परिवार भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इस प्रकार अपराका राजाओं से जुड़े सिक्के, शिलालेख और अवशेष पात्र मिलकर यह संकेत देते हैं कि उनके शासन काल में बौद्ध धर्म को राज परिवार का महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त था।
जबकि उनकी कला और मुद्रा परंपरा पर बौद्ध और हेलेनिस्टिक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं। हेलेनिस्टिक के बारे में बता चुका हूं मैं, जब उस क्षेत्र में ग्रीकों का प्रभाव आया तभी ये परंपरा आई। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम हिस्से और पहली शताब्दी ईसवी के शुरुआती समय में उनका प्रभाव स्वात, गांधार, तक्षशिला और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचा हुआ था। इस वंश के इतिहास में सिनकोट से मिला अवशेष पात्र विशेष महत्व रखता है। इस पर अपराका शासक विजयमित्र का अभिलेख है। ये सामने जो पात्र दिखाई दे रहा है इसी की चर्चा हो रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको इसके बारे में और इस पर लिखा हुआ जो लेख है उसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख लीजिए। वहां से आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। एक एक शब्द को मैंने अच्छे से समझाया है और मैंने शुरुआत में ही बताया है कि इस पात्र में बुद्ध के अवशेष थे। अपराका वंश से जुड़े शासकों और परिवार के सदस्यों ने बौद्ध धर्म के लिए अनेक धार्मिक दान और स्मारक स्थापित कराए थे। इनके बारे में जानकारी मुख्य रूप से खरोष्ठी लिपि में लिखे अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों से मिलती है। इनमें से कई अभिलेख अजेस के काल से संबंधित माने जाते हैं। अजेस के बारे में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि उसका जो शासन काल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपराका वंश का मुख्य केंद्र बाजौर वाले क्षेत्र में था। हालांकि उनका जो प्रभाव था वो बाजौर के आसपास वाले क्षेत्र में भी दिखाई देता है। विजयमित्र को इस राजवंश के शुरुआती या संस्थापक शासकों में माना जाता है। इस खोज के बाद मिले अन्य अभिलेखों से पता चलता है कि अपराका राज परिवार की कई पीढ़ियों ने बौद्ध अवशेषों को धार्मिक स्थलों पर स्थापित या दान किया था। इन अभिलेखों में केवल राजा ही नहीं, रानियां, राजकुमार और जो दरबार से जुड़े उच्च अधिकारी थे उनके धार्मिक दानों का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने में पूरे राज परिवार के साथ साथ स्थानीय लोग और अधिकारी भी शामिल थे। अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों के आधार पर अपराका वंश से जुड़े कुछ प्रमुख नाम इंद्रवासु, विश्ववर्मन और इंद्रवर्मन हैं। हालांकि इन शासकों के बीच सही पारिवारिक क्रम और पूरी वंशावली को लेकर अभी भी कुछ मतभेद हैं, क्योंकि जो भी जानकारी मिलती है लेखों के आधार पर मिलती है और लेखों में मुख्य नामों का प्रयोग किया गया है। उनकी कहानी नहीं बताई गई है और वंश का जो क्रम है उस पर भी ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन नामों का उल्लेख है। उसके आधार पर ये समझ में आता है कि ये इस वंश के शासक थे। इसलिए अपराका वंश का इतिहास मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों, सिक्कों और खरोष्ठी अभिलेखों को जोड़कर समझा जाता है। इन प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि इस वंश ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धार्मिक परंपराओं को विशेष संरक्षण दिया था। अब इनके सिक्कों पर बात करते हैं। ये सिक्का है विजयमित्र का और इस पर त्रिरत्न की आकृति बनी हुई है। इनके सिक्कों से भी ये समझ में आता है। और त्रिरत्न की आकृति कहाँ है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो इसे आप देखिए, ये यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके बीच में एक आकृति बनी है, ये त्रिरत्न की आकृति है। और ये वाला जो सिक्का है ये अस्प बर्मा का है और इस पर भी त्रिरत्न की आकृति बनी है, लेकिन वो ठीक से दिख नहीं रही है। आप अगर देखोगे तो आपको वो दिखेगी। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके बीच में आप देखिए ये त्रिरत्न की आकृति बनी हुई है। सिक्का बहुत पुराना है इसलिए आकृतियां थोड़ी सी मिट चुकी हैं। और ये सिक्का है सासेस का। ये एक शासक था अपराका वंश का, उसी का सिक्का है और इस पर स्पष्ट रूप से त्रिरत्न की आकृति दिखाई देती है। इन्होंने जो दान दिया उसकी जानकारी मिलती है, बुद्ध के अवशेषों को महत्व दिया उसकी जानकारी मिलती है, इनके राज परिवार के बारे में जानकारी मिलती है, इनके सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपराका वंश के राजाओं के संबंध में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इतिहास में इनकी चर्चा नहीं की जाती है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इस वंश के बारे में पता होगा। कुछ लोगों ने तो अपराका वंश का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पूरा नजरिया है वो बदल चुका होगा। आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो इतिहास है वो सभी जातियों की बात नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो खास लोगों
द्वारा लिखा गया है, और जिनके द्वारा लिखा गया है वो अपने लोगों को ही महत्व देंगे। तो इन सिक्कों से और लेखों से इस वंश के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि मौखरी वंश के बारे में, जैसे ग्रह वर्मा और भी कई राजा हैं, इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन वर्मा सरनेम का सबसे पहले प्रयोग अपराका राजवंश के राजाओं ने ही किया है। इससे पहले किसी राजा ने इस सरनेम का प्रयोग नहीं किया है। और इसके समय की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। प्रथम सदी ईसा पूर्व की घटना है ये। प्रथम सदी ईसा पूर्व के बाद तो मौखरी वंश के भी प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी में उनके प्रमाण मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो चर्चा मिलती है वो हर्षवर्धन के समय में मिलती है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा। कुछ इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि संभवतः ये पार्थियन या शकों के साथी थे, लेकिन उनकी बात खारिज इसलिए हो जाती है क्योंकि ये तक्षशिला और गांधार वाले क्षेत्र के स्थानीय राजा थे, और ये पार्थियन, शक और ग्रीकों के अधीन अपना शासन चलाते थे। और इनके अधीन शासन चलाने के कारण ही इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ये इन्हीं के साथी हैं, लेकिन इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है। और ये गांधार और तक्षशिला वाले क्षेत्र के स्थानीय राजा थे। शक मध्य एशिया से आए थे। पार्थियन भी मध्य एशिया वाले क्षेत्र के ही थे। बाद में ईरान वाले क्षेत्र में आ गए। ईरान से फिर आज का जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उधर आ गए। चाहे शक हो, कुषाण हो, पार्थियन हो, हूण हो, इनकी जो मूल भूमि है वो मध्य एशिया है। और ग्रीक यूनान से आए थे। यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ गई, उसे भी आपको बता देता हूँ। वर्मा सरनेम का जो प्रयोग है हमारे यहाँ बहुत सारी जातियों में होता है। कुछ उच्च जातियां हैं, कुछ निम्न जातियां हैं। वैसे कोई उच्च जाति नहीं है, कोई निम्न जाति नहीं है, लेकिन आजकल लोग मानते हैं, तो उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो इस सरनेम का प्रयोग दोनों जगहों पर देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है? इसका भी यही कारण है क्योंकि अपराका जो वंश के राजा थे वो स्थानीय राजा थे गांधार के। फिर बाहर से जो आक्रमणकारी आए, शक आए, पार्थियन आए, ग्रीक आए, तो इन्होंने भी इस सरनेम का प्रयोग किया है क्योंकि इनसे बहुत अच्छे संबंध थे अपराका वंश के। इसीलिए ये जो वर्मा सरनेम है वो अलग अलग जातियों में दिखाई देती है। तो ये थी जानकारी अपराका वंश के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।